रानी को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। अब उसकी सारी चालाकी खत्म हो चुकी थी। वो डर के मारे कांप रही थी। पूरा दरबार गुस्से से भरा हुआ था। रानी, तुमने एक भोले जानवर की भावनाओं से खेला है। तुमने सिर्फ उसका शिकार नहीं चुराया, तुमने पूरे जंगल के विश्वास को कलंकित किया है। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गई थी। लालच की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से तुम और तुम्हारे साथी आनंद वन से हमेशा के लिए निकाल दिए जाते हो। तुम इस जंगल में कभी कदम नहीं रखोगे और अगर कहीं भी नजर आई तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। शेर खान के आदेश के साथ ही सैनिकों ने रानी को धक्के मारते हुए जंगल की सीमा के बाहर निकाल दिया। आनंद वन एक बहुत ही विशाल और घना जंगल था, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे, जहाँ नदियाँ मधुर आवाज में बहती थीं और जहाँ तरह तरह के जानवर अपने अपने तरीके से जीवन जीते थे। इसी जंगल में रहता था एक लकड़बग्घा जिसका नाम था कालू। यूं तो लकड़बग्घे अपनी चालाकी और खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कालू अपनी प्रजाति का सबसे अलग जीव था। वो शरीर से बहुत हट्टा कट्टा और ताकतवर था, लेकिन दिमाग से एकदम सीधा साधा, यानी कि थोड़ा बेवकूफ। उसका दिल बहुत साफ था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कालू एक बहुत ही बेहतरीन शिकारी था। वो घंटों मेहनत करता, अपनी जान जोखिम में डालकर शिकार करता, लेकिन जैसे ही वो शिकार करके बैठता, कोई न कोई चालाक जानवर उसके पास आ जाता। अरे कालू भाई, आज तो मैंने आसमान में चील को कहते सुना, जो लकड़बग्घा आज अपना शिकार दान करेगा वो अगले जन्म में शेर बनेगा। कालू जो बहुत जल्दी बातों में आ जाता था। सच में? अगर ऐसा है तो ये लो मेरा शिकार। और वह अपना सारा शिकार उस भेड़िए को दे देता। कभी कोई जंगली कुत्ता आकर रोने का नाटक करता। कालू भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं। कालू का दिल पिघल जाता और वो अपना भोजन उसे दे देता। नतीजा ये होता कि कालू दिन भर मेहनत करता और रात को अक्सर भूखे पेट ही सो जाता। एक दिन की बात है, कालू ने एक बहुत ही मोटा और ताजा शिकार किया। वो उसे खाने ही वाला था। तभी जंगल के कुछ चीते, बाघ और भालू वहाँ आ गए। उन्होंने आपस में इशारा किया और जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो, जंगल का सबसे बड़ा बेवकूफ जा रहा है। अरे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। कल मैंने इसे कहा पेड़ से उल्टा लटक जाओ और ये सच में लटक गया। सब मिलकर बेवकूफ कालू, बेवकूफ कालू। कालू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका दिल टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने किसी का क्या बिगाड़ा है। वो अपना शिकार वहीं छोड़कर एक बड़ी चट्टान के पीछे जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी जिसका नाम था रानी। रानी पूरे आनंद वन में अपनी धूर्तता और चालाकी के लिए मशहूर थी। उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा इसी सोच में रहती थी कि कैसे बिना मेहनत के किसी और का शिकार हड़प लिया जाए। रानी ने दूर से देखा कि सारे जानवर कालू को चिढ़ा रहे हैं और कालू एक कोने में बैठकर रो रहा है। उसकी चालाक आंखों ने तुरंत मौका पहचान लिया। वाह, कितना ताकतवर शरीर है इस लकड़बग्घे का, लेकिन दिमाग एकदम मूंगफली के दाने जितना। अगर मैं इसे अपने जाल में फंसा लूं तो मुझे जिंदगी भर शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सोचकर रानी ने अपने चेहरे पर एक मीठी और झूठी मुस्कान सजाई और धीरे धीरे मटकते हुए कालू के पास पहुंची। अरे ओ जंगल के सबसे वीर और महान शिकारी, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम सच में मुझे महान मानती हो? बाकी सब तो मुझे बेवकूफ कहते हैं। वो मेरा शिकार छीन लेते हैं और फिर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। रानी ने धीरे से आह भरी, जैसे उसे कालू की हालत पर बहुत दुख हो रहा हो। अरे कालू जी, वो सब तुमसे जलते हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे शानदार शिकार करने के तरीके से वो सब खौफ खाते हैं, इसलिए वो तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। कालू ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं तुम्हें उन जालिम जानवरों से बचाऊंगी। तुम बस मेरे साथ रहना। कालू, जो हमेशा से एक सच्चे दोस्त और सच्ची तारीफ का भूखा था, रानी की मीठी बातों में पूरी तरह पिघल गया। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है। रानी, आज से तुम मेरी पक्की दोस्त हो। अब मैं जो भी शिकार करूंगा सबसे पहले तुम खाना। रानी ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। उस दिन के बाद से जंगल का नजारा ही बदल गया। अब कालू पूरी तरह रानी के इशारों पर नाचने लगा था।
सुबह होते ही रानी किसी ठंडी छांव में आराम से लेट जाती और कालू को आदेश देती। कालू मेरे वीर दोस्त, आज मेरा मन ताजे हिरन का मांस खाने का कर रहा है, जाओ अपनी ताकत दिखाओ। कालू रानी की तारीफ सुनकर फूला नहीं समाता अभी लाता हूँ तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया शिकार। और वो तुरंत दौड़ पड़ता। घंटों धूप में झाड़ियों में छिपकर अपनी जान जोखिम में डालकर शिकार करता। कई बार वो लहूलुहान हो जाता, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन शिकार लेकर वापस लौटता। जब वह शिकार लेकर आता तो रानी आराम से बैठी होती और फिर नया नाटक शुरू होता। ओ कालू, आज मेरे पेट में थोड़ा दर्द है, मुझे शिकार का सबसे मुलायम हिस्सा चाहिए। कालू बिना कुछ सोचे सबसे अच्छा हिस्सा उसे दे देता। तभी रानी कहती, कालू, लोमड़ियों को ज्यादा खाना चाहिए, तभी हमारा दिमाग तेज रहता है और मैं तुम्हें अच्छे सुझाव दे पाऊंगी। कालू उसकी हर बात को सच मानता और खुद बचा खुचा या सिर्फ हड्डियों से ही काम चला लेता। धीरे धीरे दिन बीतते गए, फिर हफ्ते और फिर महीने। रानी बिना कोई मेहनत किए मोटी और तगड़ी हो गई थी। उसका शरीर चमकने लगा था। वहीं दूसरी तरफ कालू दिन रात मेहनत करके थोड़ा थका हुआ रहने लगा था। उसकी ताकत तो थी, लेकिन अब उसके शरीर में थकान साफ नजर आने लगी थी। लेकिन फिर भी कालू खुश था, क्योंकि रानी हर रोज उसे मीठी मीठी बातें सुनाती थी। तुम्हें पता है कालू, अब पूरा जंगल तुमसे डरने लगा है, सब तुम्हारी ताकत के किस्से करते हैं। कालू ये सुनकर गर्व से भर जाता। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। कालू और रानी एक गुफा में बैठे थे। गुफा के बाहर बारिश की बूंदें जोर जोर से गिर रही थीं। रानी ने देखा कि कालू कुछ सोचकर हल्के से मुस्कुरा रहा है। क्या बात है कालू दोस्त, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो क्या? कल किसी बड़े शिकार की योजना है? नहीं रानी, मैं तो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। रानी थोड़ा चौंकी। भविष्य? कैसा भविष्य? तुम्हें पता है, मैं हमेशा तो जवान नहीं रहूंगा। एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तब मैं इतनी तेजी से दौड़कर शिकार नहीं कर पाऊंगा। तब मेरा क्या होगा? गुफा के अंदर बारिश की आवाज गूंज रही थी और कालू की बात सुनकर रानी कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अरे हाँ कालू, ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। तो फिर तुमने इसके लिए क्या सोचा है? कालू ने इधर उधर देखा, जैसे कोई उसका राज सुन ना ले। ये एक बहुत बड़ा राज है रानी, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। रानी ध्यान से उसकी बात सुनने लगी। उसकी आंखों में उत्सुकता साफ झलक रही थी। मैंने अपने बुढ़ापे के लिए बहुत सारा ताजा गोश्त और शिकार इकट्ठा करके रखा है। ये सुनते ही रानी के कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। क्या गोश्त इकट्ठा करके रखा है? लेकिन वो तो सड़ जाता होगा। यही तो मेरी खास तरकीब है। इस जंगल के उस पार झरने के पीछे एक ठंडी और सूखी गुफा है। वहाँ मैंने खास जंगली जड़ी बूटियों और नमक से सारा मांस सुरक्षित रखा है। वो सालों साल खराब नहीं होता। रानी अब पूरी तरह लालच में डूब चुकी थी। वहाँ इतना खाना है कि मैं और तुम पूरा बुढ़ापा बिना शिकार किए आराम से खा सकते हैं। अगर ये सारा खजाना मुझे मिल जाए तो मुझे इस बेवकूफ की चापलूसी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाहर से उसने वही मीठा चेहरा बनाए रखा। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत समझदार निकले। चलो, बारिश रुकने के बाद मुझे वो जगह जरूर दिखाना। अगले दिन बारिश थम चुकी थी। कालू रानी को उस गुप्त गुफा की ओर ले गया। जब वे झरने के पीछे पहुँचे तो वहाँ एक छुपा हुआ रास्ता था। कालू उसे अंदर ले गया। गुफा के अंदर का नजारा देखकर रानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों तरफ बेहतरीन शिकार का मांस जड़ी बूटियों के लेप से सुरक्षित सलीके से रखा हुआ। ये कालू की सालों की मेहनत थी। इतना सारा खजाना, अब तो मेरी किस्मत खुल गई। उसी पल रानी ने फैसला कर लिया कि वह ये सब कुछ चुरा लेगी। अब उसे बस सही मौके का इंतजार था। कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात रानी ने अपनी चाल चली। कालू, आज पूनम की रात है, मैंने सुना है।
जो आज जंगली भैंसे का शिकार करता है वो जंगल का राजा बनने के लायक हो जाता है। कालू की आंखों में चमक आ गई। सच में? तो मैं अभी जाता हूँ और कल सुबह तक उस भैंसे का शिकार करके लौटूंगा। कालू तुरंत पश्चिमी पहाड़ी की ओर निकल गया। जैसे ही कालू गया, रानी का असली रूप सामने आ गया। अब वक्त आ गया है। उसने तुरंत अपने लोमड़ी साथियों को बुलाया। रात के अंधेरे में रानी और उसके साथी झरने के पीछे वाली गुफा में पहुंचे। उन्होंने जल्दी जल्दी बोरियों और बड़े पत्तों में सारा मांस भरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुफा पूरी तरह खाली हो गई। फिर वे सब आनंदवन की सीमा पार करके दूर काले पहाड़ों के जंगल की ओर भाग गए। वहां पहुंचकर रानी ने एक नई गुफा ढूंढी और सारा खजाना वहां छिपा दिया। वह बहुत खुश थी। अब मुझे जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली सुबह कालू थका हारा लेकिन एक बड़ा शिकार कंधे पर लादे वापस आया। रानी, ओ रानी, देखो मैं क्या लाया हूँ। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कालू ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन रानी कहीं नहीं मिली। अचानक उसके मन में डर पैदा हुआ। वह तेजी से झरने के पीछे वाली गुफा की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन में अजीब सा डर बैठ चुका था। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा पूरी तरह खाली थी। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई मांस, ना कोई शिकार। कालू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरा सारा खाना, मेरा खजाना सब कहाँ चला गया? वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर गुफा की गीली मिट्टी पर पड़ी। वहां लोमड़ियों के पंजों के अनगिनत निशान बने हुए थे। कालू कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे उसे सब समझ आने लगा। रानी, रानी, ओ रानी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगी रानी की हर मीठी बात, हर तारीफ, हर झूठी हमदर्दी। अब उसे समझ आ गया था कि वो सब सिर्फ एक नाटक था। बाकी जानवर तो सिर्फ उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रानी ने तो उसकी जिंदगी भर की मेहनत ही लूट ली। कालू वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगा। मैं कितना बेवकूफ था। मैंने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसका ये रोना सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि उस टूटे हुए भरोसे का था जो उसने रानी पर किया था। कुछ देर रोने के बाद कालू ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ गुस्सा और हिम्मत भी नजर आ रही थी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। रानी ने सिर्फ मेरा खाना नहीं चुराया, उसने जंगल के सबसे बड़े नियम, भरोसे को तोड़ा। कालू ने फैसला कर लिया कि वह इस बार न्याय लेकर ही रहेगा। वह तुरंत आनंदवन के राजा शेर खान के दरबार की ओर निकल पड़ा। शेर खान जंगल का सबसे शक्तिशाली, समझदार और न्यायप्रिय राजा था। वह एक ऊंची चट्टान पर बैठा था और उसके चारों तरफ भेड़ियों और चीतों के पहरेदार खड़े थे। कालू रोता हुआ दरबार में पहुंचा और शेर खान के सामने सिर झुकाकर लेट गया। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या बात है कालू, तुम तो जंगल के अच्छे शिकारी हो। तुम्हें किसने लूट लिया? कालू ने रोते हुए शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी। उसने बताया कैसे दूसरे जानवर उसे बेवकूफ बनाते थे, कैसे रानी ने उसे अपनी मीठी बातों में फंसाया और कैसे उसने उसका सारा खजाना चुराकर भाग गई। पूरा दरबार चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। शेर खान कुछ पल तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, कालू, तुम बेशक इस जंगल के सबसे भोले जानवर हो। तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन किसी की भोलेपन का फायदा उठाकर उसका विश्वास तोड़ना और उसकी जिंदगी भर की मेहनत लूट लेना जंगल के कानून में सबसे बड़ा अपराध है। दरबार में हलचल मच गई। रानी ने सिर्फ तुम्हारा शिकार नहीं चुराया, उसने पूरे जंगल के विश्वास को तोड़ा है। अगर उसे सजा नहीं मिली तो कोई भी जानवर एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेगा। कालू की आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। शेर खान ने तुरंत अपने सबसे तेज जासूसों को बुलाया। चील और बाज, जाओ पूरे इलाके और आसपास के जंगलों में उस धूर्त रानी को ढूंढ निकालो। जैसा आदेश महाराज, हम उसे ढूंढ कर ही लौटेंगे। दोनों आकाश में उड़ गए। कुछ समय बाद वे वापस लौटे। महाराज, रानी लोमड़ी काले पहाड़ों के जंगल में छिपी है वह, और उसके साथी वहाँ दावत उड़ा रहे हैं। शेर खान ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जाओ,
उस धोखेबाज लोमड़ी को घसीटते हुए मेरे दरबार में पेश करो और कालू का सारा सामान वापस ले आओ। शेर खान का आदेश मिलते ही सैनिक और जासूस तुरंत काले पहाड़ों के जंगल की ओर निकल पड़े। घना अंधेरा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते रहे। कुछ ही समय में वे उस गुफा तक पहुंच गए जहां रानी अपने साथियों के साथ दावत उड़ा रही थी। गुफा के अंदर चारों तरफ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और रानी हंसते हुए आराम से खा रही थी। वाह, अब तो जिंदगी मजे में कटेगी, ना मेहनत ना शिकार। रानी बाहर निकलो, तुम्हें शेर खान के दरबार में चलना होगा। ये कैसे हो सकता है? वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उसे घसीटते हुए आनंदवन वापस लाया जाता है। रानी को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। अब उसकी सारी चालाकी खत्म हो चुकी थी। वो डर के मारे कांप रही थी। पूरा दरबार गुस्से से भरा हुआ था। रानी, तुमने एक भोले जानवर की भावनाओं से खेला है। तुमने सिर्फ उसका शिकार नहीं चुराया, तुमने पूरे जंगल के विश्वास को कलंकित किया है। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गई थी। लालच की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। आज से तुम और तुम्हारे साथी आनंदवन से हमेशा के लिए निकाल दिए जाते हो। तुम इस जंगल में कभी कदम नहीं रखोगे और अगर कहीं भी नजर आई तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। शेर खान के आदेश के साथ ही सैनिकों ने रानी को धक्के मारते हुए जंगल की सीमा के बाहर निकाल दिया। रानी रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद शेर खान ने कालू को उसका सारा गोश्त और शिकार वापस दिलवा दिया। कालू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। कालू, आज तुम्हारा शिकार तो वापस मिल गया, लेकिन याद रखना, शरीर ताकत से ज्यादा जरूरी मानसिक ताकत होती है। जो लोग बहुत ज्यादा मीठी बातें करते हैं और तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं, अक्सर उनके मन में जहर भरा होता है। आगे से अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना।